नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। पीडीएफ इसका आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना। दोस्तों अगर आपको एसएससी प्रीवियस ईयर का डिक्टेशन चाहिए तो आप हमारे मंथली ई बुक पार्ट 8 में जाएंगे, तो वहाँ पे लेटेस्ट जो भी जितने भी हमारे पास मैटर थे हमने सारा उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश किया है, तो आप लोग उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी? 5 सेकंड स्टार्ट। मुझे लगता है कि चुनाव आने वाला है और विपक्षी मित्रों के पास जनता के सामने जाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वे इस सौदे को मुद्दा बनाकर जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। दरअसल प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता को लगता है कि जिस प्रकार बोफोर्स ने तत्कालीन विपक्षी दल को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा दिया था, वैसे ही राफेल पर विवाद खड़ा करके अपनी इच्छा पूरी कर लेंगे। लेकिन मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार उन्हें जनता को बहकाने का कोई मौका नहीं देगी। हम जनता के बीच जाकर आपके द्वारा फैलाई गई सारी भ्रांति पर प्रकाश डालेंगे और उन्हें सच से अवगत कराएंगे। आपने मुझे सदन में चल रही चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूँ और अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु कुछ वर्ष पहले तक हमारी कृषि व्यवस्था पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी और हम अपने देश के लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में अन्न का उत्पादन नहीं कर पाते थे। हमें विदेशों से अनाज खरीदने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। हमारी जनसंख्या का 70 से 75% भाग कृषि पर निर्भर करता है। कृषि हमारे देश की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे लगता है कि कृषि के विकास के लिए हमें और भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। महोदय, आज हम इतनी मात्रा में अनाज का उत्पादन कर रहे हैं कि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें, परंतु यदि हम अधिक अन्न उपजाकर अन्य देशों को निर्यात करने की स्थिति में आ जाते हैं तो यह हमारे लिए गर्व की बात होगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों से हम सीमित मात्रा में अनाज का निर्यात भी कर रहे हैं, जो निश्चय ही संतोषजनक है। भारत को चाय और मूंगफली के उत्पादन में दुनिया में पहला स्थान प्राप्त है। हम चावल, गन्ना, जूट और तेल के बीज के उत्पादन में
दुनिया में दूसरे स्थान पर हैं। यदि हमने कुछ बेहतर प्रयास किए और किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज, खाद आदि उपलब्ध करा सके तो निश्चय ही हम अनाज का एक बड़ा निर्यातक बन सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, किसानों से जुड़ा एक मसला यह है कि प्राकृतिक आपदाओं विपदाओं के कारण उनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाती है। पिछले साल सदन में फसल बीमा का एक प्रस्ताव लाया गया था जो कई वर्षों से लंबित था। इस प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भी कृषि मंत्रालय उसे बिल बनाकर पेश करने में कई वर्ष लगा दिए। इस बीच किसानों की फसलें कई बार नष्ट हो चुकी हैं, परंतु योजना को सही दिशा में नहीं मिल पाई है। राज्य सरकारों की तरफ से जो शर्तें रखी गई हैं वे इस योजना की राह में रोड़ा बनी हुई हैं। राज्य सरकारें यह चाहती हैं कि उनका खर्चा भी केंद्र सरकार वहन करें। मुझे लगता है कि यह सरासर गलत है। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह कोई बीच का रास्ता निकाले और इस योजना को शीघ्र लागू करे। योजना पर खर्चे का जो प्रश्न है वह ऐसा नहीं है कि उसका कोई हल नहीं निकल सके। इस संबंध में राज्य सरकारों का तर्क है कि बीमा केंद्र का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों पर इसका बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। परंतु मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि राज्यों का विषय है, इसलिए लाभ हानि की जिम्मेदारी से वे अपने को अलग नहीं कर सकती हैं। आज़ादी के बाद केंद्र सरकार ने कृषि के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई। खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु कई प्रमुख नदियों पर नहरों और बांधों का निर्माण कराया गया। जहां नहर का पानी नहीं पहुंच पाता है उस क्षेत्र की सिंचाई के लिए किसानों को नलकूप और पंप सेट प्रदान किए गए। कृषि में बेहतर बीज, उर्वरक और नई तकनीक के प्रयोग पर बल दिया गया। इन सब के बावजूद राज्यों का यह रोना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पिछले कुछ समय से अनाज के भंडारण के क्षेत्र में घटी घटनाओं से पता चलता है कि राज्य सरकारें भंडारण इकाइयों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा सकी हैं। आज जहां विश्व का प्रत्येक देश खाद्य सुरक्षा को लेकर चिंतित है, वहीं हम इतनी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मुझे इस बात की चिंता है कि पिछले कुछ
सालों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए संसदीय समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें अनाज के गोदामों पर की व्यवस्था पर प्रतिकूल टिप्पणी की गई है। इससे पता चलता है कि भारतीय खाद्य निगम की ओर से अनाज के भंडारण की व्यवस्था पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। स्टॉप। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और ट्रांसक्राइब करेंगे। ये आपकी मंथली पत्रिका भाग 8 से पत्र लेखा संख्या 5 और 6 से है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।